हेलो 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 प्यारे बच्चे लोग सब कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई सब कर रहे होंगे। मैं साकिब आप सभी प्यारे बच्चे का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल क्रिएटिव लर्निंग हब पे। आज हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का सेकेंड लेक्चर में आ चुके हैं और आज हम लोग आज हम लोग का टॉपिक क्या होने वाला है, मेनली टॉपिक क्या होने वाला है जैसा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। आज हम लोग क्या देखेंगे, कवर करेंगे सबसे पहले बकल कैविटी को, जिसको हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ा सा समझ चुके हैं। और बकल कैविटी बहुत बड़ी चीज़ है भी नहीं, 1 मिनट का बात है। मेनली हम जो आज कवर करेंगे टीथ और टंग को। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में टीथ और टंग का अच्छा खासा वेटेज है, खासकर टीथ का अच्छा खासा वेटेज है। ठीक है, तो आज हम इस दोनों टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, अच्छे से एकदम पूरा थ्योरी समझेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये भी समझेंगे। और ये हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है और बेहद ही आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेन पेपर लेके बैठे होंगे, मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बकल कैविटी देखते हैं, जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी देखे थे। बकल कैविटी क्या है बच्चा? बकल कैविटी आप सभी को पता होगा। 1 मिनट। चलिए, बकल कैविटी के बारे में जान रहे थे, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम पिछले लेक्चर में भी आपको बताए थे, स्पेस इनसाइड माउथ, यानी कि मुंह के अंदर का स्थान। जैसे आप मुंह खोलते हैं, आ करते हैं, तो आपको जो अंदर का स्थान दिख रहा है, जहाँ कि हमारा टंग वगैरह है, तो उन सब पूरे स्थान को हम लोग बकल कैविटी बोलते हैं। बहुत ईजी सा सिंपल सा बात है। सेकेंड हमारा टर्म आता है वेस्टिब्यूल। अब ये वेस्टिब्यूल क्या है? वेस्टिब्यूल ऐसा कोई एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जान लेते हैं कि वेस्टिब्यूल है क्या। ये क्या है? स्पेस बिटवीन चीक एंड टीथ। ठीक है, यानी कि गाल और दांत की, जैसे कि देखते होंगे गांव देहात में लोग, कुछ बूढ़े पुराने लोग सब होते हैं जो कि तंबाकू वगैरह कंज्यूम करते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसा कोई कंज्यूम मत कीजिएगा, सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। लेकिन हम लोग समझते हैं कि जैसे तंबाकू वगैरह लेते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, होठ को ऐसे करके उस बीच में वो लोग दबा लेते हैं। तो वो लोग एक्चुअली उस तंबाकू कहाँ पे रख रहे हैं, तो वो लोग कहाँ पे रख रहे हैं, तो वेस्टिब्यूल में ही रख रहे हैं। तो उसी को हम लोग वेस्टिब्यूल कहते हैं। कहाँ? चीक और टीथ, यानी कि दांत और ये जो गाल के बीच का जो छोटा सा स्थान है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। ये बहुत ही ईजी था बात था। मेनली अब हम लोग आते हैं किस पे। खैर, हम लोग अब फिगर से भी थोड़ा समझ लेते हैं कि देखिए, ये जो मुंह के अंदर का जो ये स्थान पूरा आपको दिख रहा है, यही हमारा क्या है, ऑरल कैविटी, जो कि नीचे में लिखा हुआ भी है। अब यहाँ पे जो वेस्टिब्यूल था, ये देखिए, ये हमारा क्या है, दांत, और ये हमारा क्या है, गाल। इस दोनों के बीच का जो ये सब स्थान है, यही हमारा क्या है, वेस्टिब्यूल। तो हम लोग फिगर से भी समझ लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं। मेनली टॉपिक जो आज का हमारा है टीथ, कि टीथ को हमको अच्छे से कवर करना है। कि पहले क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ मॉर्फोलॉजी ऑफ टीथ, यानी कि दांतों की आकृति विज्ञान, कि दांत की नॉर्मली क्या क्या संरचना होती है। ऐसे तो दांतों की बहुत सारी संरचनाएं होती है, लेकिन मेनली 4 तरह की संरचनाएं कंसीडर की जाती है पढ़ाई के दृष्टिकोण में, जिससे कि आपको क्वेश्चंस वगैरह भी देखने को मिलेंगे। जैसे फर्स्ट में क्या आता है मेरा, ब्यूनोडोंट। ठीक है, सेकंड में क्या आता है, थिकोडोंट। थर्ड में क्या आता है, हेट्रोडोंट। एंड फोर्थ में क्या आता है, डायफायोडोंट। ठीक है, उसमें भी जो अधिकतर क्वेश्चंस आएंगे आपको, ये आपको हेट्रोडोंट और डायफायोडोंट से देखने को मिलेगा। तो इसलिए हेट्रोडोंट और डायफायोडोंट को हम लोग एकदम डीप में जाके समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ब्यूनोडोंट वगैरह को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्यूनोडोंट टीथ क्या है। ठीक है, हल्का फुल्का इस सबको भी समझ लेते हैं। तो देखते हैं ब्यूनोडोंट टीथ आखिर है क्या, समझने की कोशिश करते हैं। हैविंग मोलर टीथ विथ, एक सेकंड, क्राउन एंड क्रब्स। चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा टीथ होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा टीथ है ये, सपोज दैट, वेट अ मिनट, जैसे मान लेते हैं ये क्या है, मेरा मसूड़ा मान लेते हैं, ऐसे मसूड़ा है। ठीक है, 1 मिनट के लिए इसको मसूड़ा मान लेते हैं। और इसके अंदर ही हमारा क्या आता है, टीथ। ठीक है, इसके अंदर ही हमारा क्या आता है, टीथ, एकदम इसके अंदर हमारा क्या आता है, टीथ। इसके अंदर हमारा, हम थोड़ा स्पेस देके बनाएं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ठीक है, अब टीथ का देखिए 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। ठीक, सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्राउन बोलते हैं। ठीक, या
या इसी को हम लोग दूसरा कस्प बोलते हैं। देखिए नाम हमको पता रहेगा तब ना कि किस हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, तब ना आके समझेंगे। उसके बाद ये जो एकदम मसूड़ा के पास जो बीच वाला पार्ट आपको दिख रहा है उसको हम लोग नेक बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेक। ठीक, और बाकी जो इंटरनल ये लास्ट वाला पार्ट दिखता है उसको हम लोग रूट बोलते हैं, जिसको कि हम लोग हिंदी में जड़ कहते हैं। ठीक, तो यूजुअली टीथ 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। सबसे ऊपर जो हमको एकदम नोकीला पार्ट दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन या कस्प। उसके बाद मिडिल वाले पार्ट को हम लोग नेक बोलते हैं, और सबसे लोअर पार्ट को जो कि हमको दिखता नहीं है, जो मसूड़े के अंदर घुसा हुआ रहता है, उसको हम लोग रूट बोलते हैं। तो सबसे पहले मेन था हम लोग कस्प समझना था, क्योंकि कस्प आगे टर्म है, तो फिर पता चलता हम लोग कस्प समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि कस्प किसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ब्यूनोडोंट क्या है, हैविंग मोलर टीथ विथ क्राउन इन द फॉर्म ऑफ राउंडर और कोनिकल शेप। क्राउन का मतलब तो आप समझ गए होंगे, क्राउन को ही हम लोग कस्प बोलते हैं, यानी कि ऊपरी जो नोकीला चीज़ हमको दिखता है। अब देखिए ब्यूनोडोंट यहाँ पे क्या आ रहा है, गोल या शंक्वाकार पुच्छक यानी कि क्राउन के रूप में मुकुट के साथ दाढ़ के दांत होना। मतलब क्या है, अभी हम लोग मोलर प्रीमोलर सब समझेंगे। मोलर टीथ मतलब सबसे आपको सिंपल ही समझने में आएगा, जो हम लोग दांत हमारे मुंह में जो सबसे पीछे की तरफ जो थोड़ा सा चौड़ा टाइप का दांत वाइडनेस वाला होता है ना, सबसे पीछे जिससे हम लोग खाना चबाते हैं, उसको हम लोग मोलर बोलते हैं। तो मोलर वगैरह आगे हम लोग और डिटेल से भी समझेंगे। तो ऐसे मोलर, ठीक है, इसका कहने का ब्यूनोडोंट का क्या मतलब है, ऐसे मोलर जिसका कि ऊपरी सतह थोड़ा सा नोकीला हो, उसको हम लोग ब्यूनोडोंट बोलते हैं। ठीक, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कि ब्यूनोडोंट वगैरह किस में पाया जाता है। तो पिग यानी कि सुअर में, भालू में, इवन ह्यूमन में भी ब्यूनोडोंट टीथ पाया जाता है। यानी कि हमारे जो मोलर टीथ होते हैं उसमें भी कुछ टीथ, मोलर में भी कुछ मोलर्स हैं जिसका कि कस्प यानी कि ऊपर का हिस्सा थोड़ा नोकीला है। ठीक है, तो ब्यूनोडोंट का सिंपली मतलब है कि ऐसे मोलर टीथ, सारे टीथ में ऐसे मोलर टीथ जिसका कि ऊपरी भाग यानी कि कस्प वाला भाग थोड़ा नोकीला हो। तो आई होप आप ये ब्यूनोडोंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट पे आते हैं थीकोडोंट पे। ठीक है, नेक्स्ट किस पे आएंगे हम लोग, मूव करते हैं थीकोडोंट पे। नेक्स्ट हम लोग थीकोडोंट पे मूव करते हैं कि थीकोडोंट टीथ क्या है। थीकोडोंट टीथ आर टीथ दैट आर डीपली एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन एंड हैव वेल डेवलप्ड रूट। अब इसका क्या मतलब है, थीकोडोंट टीथ ऐसे टीथ हैं जैसे थीकोडोंट डीपली एम्बेडेड है, कि डीपली एम्बेडेड मतलब होता है कि अच्छे से एकदम गहराई से हमारे मसूड़े में एकदम घुसा हुआ हो। ठीक है, और थीकोडोंट टीथ की एक खासियत क्या है, इसका जो रूट होता है, अभी देखिए रूट हम लोग समझे यहाँ पे। ठीक है, रूट हम लोग यहाँ पे समझे, ये क्या है, हमारा रूट वाला हिस्सा है। टीथ का जो सबसे लास्ट हिस्सा है यही हमारा रूट है। तो रूट हम लोग समझ गए। ठीक है, तो थीकोडोंट टीथ का जो एक खासियत है, इसका जो रूट होता है ये बहुत ही गहराई तक अंदर घुसा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे क्रोकोडाइल्स और डायनासोर्स, और भी कुछ एग्जांपल्स हैं। तो मेनली 2 एग्जांपल है, इसीलिए हम 2 एग्जांपल आपको दे दिए। ठीक है, तो क्रोकोडाइल वगैरह का जो टीथ आप कभी देखे होंगे, पार्क वगैरह गए होंगे या फिर मूवी सब में, तो उसका एकदम जिग-जैग स्ट्रक्चर में आपको ऐसे देखने को मिला होगा। ठीक है, इस तरह से एकदम इस तरह से जिग-जैग टाइप में। ठीक है, और ये सब का जो टीथ का जो जड़ होता है यानी कि जो रूट होता है, ये बहुत ही डीपली अंदर घुसा हुआ रहता है, और थीकोडोंट का यही एक खासियत है। ठीक है ना, तो थीकोडोंट भी समझ गए होंगे। खैर थीकोडोंट और क्या कहता है, ब्यूनोडोंट और थीकोडोंट को ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि इससे इतना क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, और ये ज़्यादा आपको कहीं मिलेगा भी नहीं उतना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन हमारा इंपॉर्टेंट है हेटेरोडोंट और डाइफाइडोंट। तो हेटेरोडोंट को पहले थोड़ा समझते हैं अब। ठीक है, हेटेरोडोंट टीथ के 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, मेनली आप कहीं भी आप सर्च कीजिएगा, गूगल वगैरह पे भी आप यदि कहीं भी सर्च कीजिएगा ना कि टाइप ऑफ टीथ, तो सिर्फ आपको यही 4 टाइप दिखाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली वो सिर्फ टीथ का टाइप नहीं है, वो हेटेरोडोंट टीथ का टाइप है। ठीक है, वो किसका टाइप है, हेटेरोडोंट टीथ का टाइप है। तो हेटेरोडोंट टीथ के क्या होते हैं, 4 टाइप होते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है, इंसीजर, जिसको हम लोग हिंदी में क्रियंतक या कतरनक, ठीक है, क्रियंतक या आप दूसरा नाम चाहें तो लिख सकते हैं, कतरनक भी उसको बोला जाता है। ठीक,
इंसीजर होता है, फिर कैनाइन होता है जिसको हम लोग रदरनक बोलते हैं, पहले चारों नाम देख लेते हैं। फिर होता है प्रीमोलर जिसको हम लोग अग्रदाढ़ बोलते हैं, या प्रीमोलर का दूसरा नाम अग्रचवर्णक भी होता है। और एक हमारा होता है मोलर जिसको हम लोग दाढ़ या दूसरा नाम इसका हिंदी में चवर्णक होता है। प्रीमोलर का अग्रचवर्णक और मोलर का चवर्णक हिंदी में नाम होता है। चलिए अब पहले सबको समझते हैं। इंसीजर टीथ, इट इज़ यूज टू कट फूड आइटम। ठीक है, इंसीजर क्या होता है, हमारा आगे में जो 4 दांत होता है वो हमारा इंसीजर है। ठीक है, 4 मतलब नीचे 4 और ऊपर 4। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, इंसीजर है, जिससे हम लोग कोई भी चीज़ काट, जैसे मान लीजिए कोई भी आप मसाला का आप किचन में हैं, ये तो लड़की मतलब आप क्या कहते हैं, लड़कियाँ अच्छे से समझ पाएगी। ठीक है, कि जैसे आप कहीं मान लीजिए किचन में को मसाला फाड़ना है, चाकू नहीं मिल रहा तो हम लोग क्या करते हैं, मसाला को पैकेट को एकदम दांत के पीछे वाले हिस्से से फाड़ते हैं। ऐसा तो है नहीं एकदम मुंह में घुसा के उसको फाड़ते हैं, क्या करते हैं, आगे वाले दांत से ऐसे कट कर देते हैं। यस और नो? तो इसीलिए इसको कहा गया कि इसका यूज किसके लिए करता है, कटिंग फूड आइटम। तो यहाँ पे हम फूड आइटम सिर्फ लिखे हैं, मतलब कोई भी सब्सटेंस को कटिंग के लिए जिसको हम यूज करते हैं उसको, वही दांत मेरा क्या है, इंसीजर। इसकी जो संख्या होती है, हमारे मुंह में कितनी होती है, तो ये भी याद रखेंगे 8। ठीक है, इंसीजर की जो संख्या होती है वो 8 होता है। टोटल हमारे मुंह में इंसीजर की संख्या कितनी होती है, 8। उसके बाद सेकंड हमारा क्या होता है, रदरनक यानी कि कैनाइन टीथ। इट इज़ यूज टू टीयर फूड, यानी कि इसका इस्तेमाल हम लोग फाड़ने के लिए करते हैं, किसी भी चीज़ को एकदम चीरने फाड़ने के लिए। जैसे जो कि क्या कहता है, जैसे शेर, कुत्ता सब ये सब होता है जो कि एकदम जानवरों को फाड़ता है, उसको क्या है, फाड़ना होता है, मतलब किसी का भी चमड़ी वगैरह, जैसे शेर वगैरह है, उन सब में जो कैनाइन टीथ होता है ये सब हाईली, मतलब बहुत ही हाई लेवल पे होता है। ठीक है, यानी कि उस समय तो ये यूँ कहिए उसमें सिर्फ कैनाइन टीथ ही होता है, क्योंकि उसको फाड़ना है, इसको हम लोग फाड़ने के लिए यूज करते हैं किसी भी चीज़ को। और कैनाइन की जो संख्या होती है, यानी कि इसका जो नंबर होता है वो हमारे मुंह में कितना होता है, 4। ठीक है, कैनाइन टीथ की संख्या कितनी होती है, टोटल 4। ठीक है, अब समझते हैं प्रीमोलर और मोलर को। ठीक है, चलिए अब प्रीमोलर समझते हैं। प्रीमोलर टीथ क्या है, प्रीमोलर क्या है, प्रीमोलर को हम लोग किसी खाने को कुचलने के लिए, जैसे हम लोग कुछ भी खाते हैं, ठीक है, मुंह में कुछ भी खाना लिए तो हम लोग क्या करते हैं, उस फूड सब्सटेंस को क्या आगे के दांत से करके चबाते नहीं, क्या करते हैं, उसको हम लोग पीछे लेके जाते हैं, अपने टंग के थ्रू पीछे लेके जाते हैं, मतलब पीछे के साइड में करके चबाते हैं। ठीक है, तो हमारे पीछे के पोर्शन में क्या कहता है, प्रीमोलर टीथ रहता है, और इससे हम लोग खाने को क्या करते हैं, कुचलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग देहाती भाषा में चबाना बोलते हैं। ठीक है, और क्रश फूड यानी कि कुचलने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो संख्या होती है, ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी भी संख्या 8। ठीक है, हमारे मुख में टोटल प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है, 8। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे मोलर पे, जिसको हम लोग दाढ़ या फिर चवर्णक बोलते हैं। इट इज़ यूज टू क्रश फूड आइटम एंड अबाउट 90% ऑफ च्यूइंग इज डन बाय मोलर। ठीक है, यानी कि क्या इसका हिंदी क्या है, इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग खाद्य पदार्थ को कुचलने के लिए किया जाता है, और 90% चबाने का कार्य जो है दाढ़ द्वारा यानी कि मोलर द्वारा। यानी कि हम लोग जो खाना को चबाते हैं, ठीक है, प्रीमोलर भी चबाने में हेल्प करता है, लेकिन मैक्सिमम जो रोल पार्टिसिपेट करता है मैक्सिमम, वो मोलर का योगदान रहता है, वो 90% योगदान चबाने के लिए देता है। ठीक है, यानी कि प्रीमोलर और मोलर का एक तरह से कहिए तो वर्किंग सेम ही है, दोनों जो है खाने को चबाने का ही काम करता है। ठीक है, और अब यदि हम लोग मोलर की संख्या की बात करें, ये टोटल 12 होता है। ठीक है, अब आप चाहें तो एक बार काउंटिंग कर सकते हैं। देखिए 12 + 8 कितना हो गया, 20। ठीक है, 20 + 8 यहाँ पे देखिए, सॉरी 28 + 4 32। और ये आपको ही पता है, एक नॉर्मली स्वस्थ एडल्ट में कितना 32 टीथ होता है। ये हम लोग किसका टाइप देखें, हेटेरोडोंट का टाइप देखें, 3 तरह का, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, इंसीजर का यूज़ किस लिए हम लोग कर रहे हैं, खाना को या किसी भी चीज़ को काटने के लिए। कैनाइन का हम लोग किस लिए यूज कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को फाड़ने के लिए। और प्रीमोलर एंड मोलर का यूज हम लोग किस लिए कर रहे हैं, खाना या किसी भी चीज़ को चबाने के लिए। ठीक है, यानी कि कुचलने के लिए या पीसने के लिए, आप जिस भी लैंग्वेज में आप समझना चाहें या बोलना चाहें। ठीक है।
चलिए अब देखते हैं एक बार शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं। इंसीजर कितना होता है भैया आपका 8, कैनाइन आपका कितना होता है 4, PM यानी कि प्रीमोलर आपका कितना होता है 8 एंड मोलर आपका कितना होता है 12। ठीक है, ये डाटा भी आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट ये डाटा से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आगे और क्या क्या क्वेश्चन आएगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये भी आपको ध्यान में रखना है ये इस डाटा को भी। चलिए एक बार हम फिगर से समझ लेते हैं कि कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, देखिए ये दोनों जॉ है, इसको सीधा आपको दिखाया गया है, इसको आप अपर, ये देखिए ये अपर जॉ है, ये मेरा लोअर जॉ है। जॉ मतलब कि जबड़ा जिसमें कि दांत लगा हुआ रहता है। ठीक है, आप यहाँ पे कलर वाइज भी समझ सकते हैं। यहाँ पे नीचे कलर में लिखा हुआ है, जो ब्लू कलर है वो मोलर है, येलो कलर प्रीमोलर, और ये जो नारंगी कलर है वो कैनाइन, और ग्रीन कलर इंसीजर। तो हम लोग देखते हैं इंसीजर की संख्या कितनी है, देखिए 1 2 3 4, यानी कि 4 नीचे, सॉरी 4 ऊपर, और यहाँ देखिए यहाँ 4 नीचे, यानी कि इंसीजर आपका कितना हो गया 8। ठीक, अब देखते हैं क्या कैनाइन। ठीक है, कैनाइन की यदि हम लोग संख्या देखें तो देखिए क्या है 1 2 2 नीचे, सॉरी हाँ 2 नीचे और 1 2 2 ऊपर, यानी कि कैनाइन की संख्या कितनी हो गई 4। हम लोग प्रीमोलर यदि देखते हैं तो 1 2 3 4, 4 नीचे और 1 2 3 4, 4 ऊपर, यानी कि टोटल कितना हो गया 8। टोटल कितना हो गया भाई, तो 8 कौन सा हमारा प्रीमोलर। और यदि मोलर देखें तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 नीचे और 6 ऊपर, तो 12। तो हम लोग फिगर से भी समझ गए किस किस तरह से अरेंजमेंट रहता है, यानी कि जो हमारा जो कैनाइन इंसीजर होता है वो सबसे आगे रहता है। इंसीजर क्या है सबसे आगे, उसके बाद क्या रहता है कैनाइन, फिर प्रीमोलर एंड मोलर सबसे लास्ट में रहता है। ये हम लोग फिगर के थ्रू भी समझ गए। ठीक है, अब चलिए अब आते हैं हम लोग, चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत आई होप नहीं रहा होगा, एम आई राइट। यहाँ तक आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या आता है डायफायोडोंट। ठीक है, जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे थे, देखिए हमारा क्या क्या है, अब हमारा क्या है डायफायोडोंट बचा है। 3 तरह का हम लोग देख लिए। ठीक है, ब्यूनोडोंट, थिकोडोंट, हेट्रोडोंट। अब देख बचा है डायफायोडोंट। डायफायोडोंट देखिए लगता है एक स्लाइड कट हो गया, कोई बात नहीं, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। ठीक है, डायफायोडोंट में जो है, इस डायफायोडोंट को हम लोग 2 सेट ऑफ टीथ बोलते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ था, आई थिंक एक स्लाइड मिस हो गया होगा, कोई बात नहीं, PDF में पूरा स्लाइड डाल देंगे। ठीक है, पूरा एकदम अच्छे से लिखा हुआ है, PDF में हो सकता है इसमें मिस हो गया हो, हम अच्छे से फिर से डाल देंगे। डायफायोडोंट। ठीक है, ये डायफायोडोंट क्या है भैया। ठीक है, अब डायफायोडोंट समझते हैं, पहले डायफायोडोंट समझते हैं। ठीक है, डायफायोडोंट जो है 2 सेट ऑफ टीथ होता है, इसमें 2 तरह के सेट होते हैं, मतलब इसमें यूँ कहिए कि इसको 2 हिस्से में डिवाइड किया गया। डायफायोडोंट को हम लोग क्या किए हैं 2 हिस्से में डिवाइड कर दिए हैं। एक होता है प्राइमरी, ठीक है, एक होता है प्राइमरी डेंटिशन, एक होता है प्राइमरी डेंटिशंस। ठीक है, और दूसरा हम लोग किस में डिवाइड किए हैं सेकेंडरी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे एक स्लाइड आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, सेकेंडरी डेंटिशंस का है, प्राइमरी डेंटिशंस का इससे हट गया है, बट वो हम डाल देंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, एक होता है क्या सेकेंडरी, हम डेंटिशन के बदले डी सिर्फ लिख देते हैं, वहाँ पर वैसे डेंटिशंस लिखा हुआ है। प्राइमरी डेंटिशंस को हम लोग और 2-3 नामों से जानते हैं, वो नाम भी आप लोग याद रखिएगा, हम बोल दे रहे हैं, बाकी PDF में लिखा हुआ है। जैसे इसको हम लोग मिल्क टीथ भी बोलते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग इसको क्या बोलते हैं मिल्क टीथ, मिल्क टीथ। प्राइमरी डेंटिशंस को हम लोग मिल्क टीथ भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए प्राइमरी डायफायोडोंट को जो 2 हिस्से में क्यों बांटा गया यहाँ पे समझिएगा। पहला क्या है प्राइमरी डेंटिशन, जिसको हम लोग हिंदी में प्राथमिक दांत बोलते हैं। इसको मिल्क टीथ हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि जैसे देखते होंगे जब बच्चे का जन्म होता है,
ठीक है। जन्म के कुछ जैसे लगभग 1 साल के बाद, 9 महीना 1 साल के बाद बच्चे में दांत आता है, लेकिन बच्चा उस टाइम पे दूध पी रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से उस दांत को हम लोग दूध के दांत बोलते हैं। तो प्राइमरी डेंटिशंस को ही हम लोग टेम्पररी या रिप्लेसिंग टीथ भी बोलते हैं, इसी को हम लोग डेसिडियोस टीथ भी बोलते हैं। यह सारे नाम लिखे हुए हैं। अब देखिए प्राइमरी डेंटिशंस में होता क्या है, ठीक है। प्राइमरी डेंटिशंस में होता क्या है कि बच्चे में सारा दांत, जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन में कितना 32 दांत होता है, लेकिन प्राइमरी डेंटिशन में उतने दांत नहीं होते हैं। 32 प्राइमरी डेंटिशंस में 32 नहीं होते हैं, ठीक है। प्राइमरी डेंटिशंस में ओनली 20 टीथ होता है। अब वो कौन कौन सब टीथ है वो हम लोग देखते हैं। तो ये हम समझिए कि मिल्क टीथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चे में जन्म के लगभग 9 महीना 1 साल बाद दांत आता है, फिर वो 2-3 साल के बाद वो सारे दांत फिर से टूट जाते हैं और उसके जगह पे वापस से दांत आता है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि जो हमारा जो प्राइमरी डेंटिशन है यानी कि मिल्क टीथ है, ठीक है, जो हमारा मिल्क टीथ है, ठीक है, कि मिल्क टीथ वाला जो है टीथ, ठीक है, इसमें कौन सब दांत प्रेजेंट होता है, ऐसे कौन सब दांत हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसमें जो दांत आता है उस टाइम पे उसमें कौन सा दांत प्रेजेंट होता है, तो उसमें इंसीजर प्रेजेंट रहता है। कितना है भैया, तो आपका 8, ठीक है। कैनाइन उसमें प्रेजेंट रहता है, कितना, तो आपका कैनाइन की संख्या अभी हम लोग जस्ट देखें कितना होता है भैया, तो 4, तो कैनाइन प्रेजेंट होता है, ठीक। और उसमें जो है प्रीमोलर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रीमोलर जो है इसमें अब्सेंट रहता है, प्रीमोलर 0 रहता है, प्रीमोलर नहीं रहता है। किसमें, तो मिल्क टीथ में, यानी कि प्राइमरी डेंटिशंस में प्रीमोलर की संख्या 0, यानी कि प्रीमोलर एक भी नहीं होता है मिल्क टीथ में। और इसमें एक ट्विस्ट है, क्या है, हमारा जो मोलर टीथ है उसमें मोलर सिर्फ 2 ही रहता है, ठीक है, सॉरी 8, ठीक है। मोलर सिर्फ कितना होता है, 8, ठीक है। टोटल मोलर की संख्या कितनी है भाई, 12, ठीक है। यानी कि मोलर का जो देखिए नीचे का 2 और ऊपर का 2, नीचे का 2 मोलर और ऊपर का 2 मोलर अब्सेंट रहता है, यानी कि ऊपर से 2 और नीचे से अब्सेंट है, तो कितना 8 बचा। तो मोलर की जो संख्या है ऐसे होती कितनी है, अभी जस्ट हम लोग मोलर का संख्या देखें भैया, देखिए अभी जस्ट हम लोग क्या कहें यहाँ पे, देखिए यहाँ भी टिक किया हुआ है, मोलर की संख्या अभी जस्ट हम लोग देखें कितना होता है, 12 होता है। लेकिन जो मिल्क टीथ होता है, जो एक बच्चे में जो दांत होता है, उसमें मोलर की संख्या 8 ही होती है, उसमें मोलर की संख्या 12 नहीं होती है। अब आप काउंट कर सकते हैं, 8 4 12 8 20, तो इसी वजह से मिल्क टीथ में भी कितना टीथ हम लोग बोले, 20 टीथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, ठीक है, कि क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा दांत क्या कहता है मिल्क टीथ में या क्या कहता है प्राइमरी डेंटिशन में नहीं होता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा दांत प्राथमिक दांत में अब्सेंट रहता है। तो आप लोग वहाँ पे क्या टिक कीजिएगा, प्रीमोलर, ठीक है, कि प्रीमोलर अब्सेंट रहता है। मोलर टिक नहीं करना है क्योंकि मोलर का बेशक मोलर सारा नहीं है, लेकिन 8 मोलर तो प्रेजेंट है भाई। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, गौर से सुनिए, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दांत प्राथमिक दांत में नहीं होता है। तो प्राथमिक दांत में कौन सा नहीं होता है, तो वो है हमारा कौन सा, प्रीमोलर, प्रीमोलर नहीं होता है, ठीक है। बाकी सारा होता है, इंसीजर तो पूरा रहता है, कैनाइन भी पूरा रहता है, और मोलर क्या है, मोलर पूरा ना रह के 4 मोलर कम रहता है। ये हमारा क्या, प्राइमरी डेंटिशंस में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेकेंडरी का तो खैर इस पे लिखा हुआ है, प्राइमरी का भी लिखा हुआ था, हम पूरा पीडीएफ डाल देंगे। सेकेंडरी डेंटिशंस देखिए, सेकेंडरी डेंटिशंस को हम लोग एडल्ट टीथ भी बोलते हैं, इसको परमानेंट टीथ भी बोलते हैं। परमानेंट टीथ क्यों बोलते हैं, कि बचपन में जब एक बार दांत टूटता है तो वापस से वो दांत आ जाता है, लेकिन एडल्ट अवस्था में यदि एक बार दांत टूट गया तो फिर वो नहीं आएगा। तो वो एक तरह से परमानेंट रूप से, यानी आया तो परमानेंट आएगा, और यदि टूट गया तो फिर वो परमानेंट चला भी जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देख लेते हैं इसी में, थोड़ा आगे चल के परमानेंट टीथ भी समझ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग परमानेंट के बारे में भी देख लेते हैं, इसी पे देख लेते हैं। परमानेंट वाला क्या है भाई, परमानेंट का क्या कनेक्शन है,
देखिए तो परमानेंट भी हम लोग समझ लेते हैं कि परमानेंट का क्या बात है, क्या लोचा है परमानेंट का। तो परमानेंट टीथ में तो पहले बात की है जो 20 टीथ हैं यहाँ पे, जो हम लोग किस में, ये जो मिल्क टीथ का 20 टीथ तो पहले यहाँ पे सेम एटीज आ जाता है, सेम टू सेम आ जाता है। मतलब जो बच्चे में दांत आया वो टूटा, फिर से तो वो रीजनरेट हो ही जाता है, तो वो 20 टीथ आ गया प्लस। ठीक है, देखिए मोलर में जो कितना 4 दांत छुपा हुआ, मतलब कि बचा हुआ है। ठीक है, मोलर का जो 4 बचा हुआ है, मोलर का 4 आ जाता है और प्लस प्री मोलर जो 8 बचा हुआ है, यानी कि टोटल ये जो 12, ठीक है, जो कि मिल्क टीथ में जो ये 12 दांत प्रेजेंट नहीं था, वो हमारा परमानेंट डेंटिशन में वो 12 टीथ वापस से आ जाता है। कौन सब, तो मोलर का बचा हुआ 4 जो कि हमारा कहाँ मिल्क टीथ में नहीं था, यानी कि प्राइमरी डेंटिशन में जो नहीं था वो बचा हुआ 4, और प्रीमोलर जो कि प्रीमोलर तो खैर बिल्कुल भी नहीं था मिल्क टीथ में, वो प्रीमोलर 8, यानी कि टोटल ये 12 दांत हमारा परमानेंट डेंटिशंस में आ जाता है। और 12 प्लस 20 मिला के मेरा कितना हो गया टोटल 32 दांत, जो कि हमारा परमानेंट डेंटिशन। इसीलिए हम इसको अडल्ट टीथ भी बोलते हैं, क्योंकि एक अडल्ट अवस्था में आने के बाद होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक बात यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है, ये जो 12 टीथ है, ठीक है, ये जो आपका 12 टीथ है, ठीक है, इसको एक अलग से नाम दिया गया है, क्या, मोनोफायोडोंट। ठीक है, इस 12 टीथ को सिर्फ और सिर्फ ये 12 टीथ जो कि परमानेंट डेंटिशन में आता है, इस 12 टीथ को हम लोग, इस 12 टीथ को हम लोग एक अलग से नाम दिए हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोफायोडोंट टीथ। आई होप आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो गया होगा कि टीथ का चारों सेक्शन, ठीक है, कि क्या कहता है, ब्यूनोडोंट, थिकोडोंट, हेट्रोडोंट और डायफायोडोंट भी आपको कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, तो टीथ में एक क्वेश्चन इस पॉइंट से आता है, मेनली डायफायोडोंट से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटीज़ होते हैं, और वो भी प्रोबेबिलिटीज़ जो क्वेश्चन था हम आपको बता दिए, वही क्वेश्चन आने का अधिकतर प्रोबेबिलिटीज़ होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको लिखा हुआ मिला है, डेंटल फार्मूला। ठीक है, एक चीज़ लिखा हुआ है डेंटल फार्मूला। ठीक है, तो भाई ये डेंटल फार्मूला क्या होता है, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। डेंटल फार्मूला शॉर्ट में हम DF लिखते हैं इसको। ठीक है, ये DF क्या होता है, तो डेंटल फार्मूला यहाँ पे जैसे फार्मूला लिखा हुआ है, पहले फार्मूला पे गौर करते हैं, ICPM और M, इसका मतलब क्या है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर डिवाइडेड बाय, यानी कि बटा में इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, यही होता है डेंटल फार्मूला। इसका मतलब है यदि किसी का भी डेंटल फार्मूला पूछा तो सिर्फ हम क्या करेंगे, उसके जगह पे इंसीजर उसमें कितना है, कैनाइन कितना प्रेजेंट है, प्रीमोलर कितना प्रेजेंट है और मोलर कितना प्रेजेंट है, बस यही हमको उसमें लिख देना है। चलिए देखते हैं, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं हमसे मिल्क टीथ का। हाँ, एक बात पहले और गौर करेंगे कि डेंटल फार्मूला जब भी हम लोग कंसीडर करते हैं, हम लोग सिर्फ आधे जॉ का कंसीडर करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए ये मेरा एक पूरा जॉ है, ठीक है, इस पे ऐसे दांत लगा हुआ है, सपोज दैट, ठीक, तो हम लोग जब भी डेंटल फार्मूला की बात करते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आधा हिस्सा का काउंटिंग करते हैं। ठीक है, जैसे पूरा जॉ है, तो इसका सिर्फ हम लोग किसी एक साइड का काउंटिंग करेंगे, किसी एक साइड का, क्योंकि मान लीजिए सपोज दैट यदि इस साइड 6 दांत है मेरा, तो इस साइड भी मेरा 6 होगा। ठीक है, तो ऊपर भी सेम होगा, एक साइड में 6 तो दूसरे साइड में भी 6, यानी कि यदि हम लोग एक साइड का काउंटिंग कर लिए कि भाई चलो मानते हैं कि एक साइड में 5 दांत है, तो टोटल मुंह में कितना होगा, तो देखिए एक साइड, 2 साइड और इसी तरह 2 ऊपर का साइड, यानी कि इसी को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल 20 हो जाएगा मेरा। तो हम लोग जो डेंटल फार्मूला हमेशा काउंट करेंगे वो आधे जॉ का, हमेशा हाफ जॉ का, चाहे वो ऊपर का हाफ हो या फिर नीचे का हाफ हो। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, मतलब जैसे ये पूरा जॉ है, इसको हम लोग समझ लीजिए ऐसे 20 से काट दिए और किसी एक साइड का हम लोग सिर्फ काउंटिंग कर लेंगे, क्योंकि जितना एक साइड में होगा उतना ही दूसरे साइड में, उतना ही ऊपर के दोनों साइड में। कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप अपने जॉ को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आपके नाक के सीधा का है,
ना कि सीधा सीधे आप ऐसे मान लीजिए अपने आप को अपने मुंह को ऐसे काट लिए, तो आधा इधर बचा, आधा इधर बचा, तो हम लोग डेंटल फॉर्मूला हमेशा आधे का ही गणना करेंगे। ठीक है, यही नियम है। ठीक है, तो अब 1 मिनट के लिए मानते हैं आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला किसका, मिल्क टीथ का, मिल्क का डेंटल फॉर्मूला हमको किसका निकालना है, मिल्क टीथ का हमको डेंटल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो डेंटल फॉर्मूला अभी हम लोग क्या देखें, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, नीचे में भी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो हमको बस क्या करना है, अरेंज कर देना है कि मिल्क टीथ में इंसीजर की संख्या कितनी होती है भैया। तो अब देखिए आधा में कितना होगा, 2। ठीक है, कैनाइन 1, प्रीमोलर 0 एंड मोलर कितना हो जाएगा मेरा 2, यानी कि 2 1 0 2। ठीक, अब काउंट कर लीजिए, 2 1 3 2 5, ठीक, 5/5 यानी टोटल कितना हो गया, ऊपर को भी 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई, नीचे भी कितना हो गया 10/10। अब इसको मैथमेटिक्स लगा के कटाना नहीं है, 10 10 कितना हो जाएगा, सीधा 20। यही होता है मेरा डेंटल फार्मूला। ठीक है, यही चीज़ मेरा क्या है, डेंटल फार्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत, आई होप आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे फिर समझिएगा, हम लोग क्या किए, सिर्फ आधा का काउंटिंग किए। ठीक है, सिर्फ किसी एक साइड का काउंट कर रहे हैं, तो एक साइड का, सिर्फ एक साइड का हम लोग देखें। चलिए हम थोड़ा आपको फिगर से समझाते हैं। देखिए यहाँ जैसे आपका फिगर लगा हुआ है, ठीक है, ये एक जॉ है, तो हम लोग डेंटल फॉर्मूला हमेशा ऐसे बीच से काटेंगे इसको, और एक साइड का हम लोग सिर्फ काउंट करेंगे। तो देखिए एक साइड में इंसीजर कितना है, ये इंसीजर कितना है आपका, 2 इंसीजर है, 1 कैनाइन है, 2 प्रीमोलर है और 3 मोलर है। ठीक है, तो ये एक एडल्ट का फिगर है, मतलब एक एडल्ट के जॉ का फिगर है, जबड़े का फिगर है। ठीक, तो और बच्चे में जो है ये नहीं रहता, यानी कि प्रीमोलर नहीं होता है, और ये थर्ड वाला मोलर, ये जो हमारा थर्ड वाला मोलर है ये भी नहीं होता एक बच्चे में। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि जो पूरा जॉ है, इस पूरा जॉ को हम लोग इसे बीच से काट दिए और सिर्फ हाफ का काउंटिंग किए। तो हाफ में क्या निकला, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 0 प्रीमोलर क्योंकि बच्चे में प्रीमोलर नहीं होता है, और 2 मोलर क्योंकि बच्चे में तीसरा वाला ये वाला मोलर भी नहीं होता है। अब आप डेंटल फॉर्मूला भी अच्छे से समझ गए होंगे, मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए अब थोड़ा सा दांतों के बारे में और जानेंगे। ठीक है, दांत के बारे में थोड़ा सा पहले और जान लेते हैं। चलिए ठीक है, अब दांत के बारे में और क्या जानना है भैया। जैसे देखिए दांत में एक इनेमल नाम का, जिसको कि दंत वक्र कहते हैं, इनेमल एक पार्ट होता है। ये क्या है, द हार्ड वाइट आउट कवर ऑफ टीथ। ठीक है, या टूथ, आप जो भी बोलिए। अब जैसे देखते हैं, आप जो दांत देख रहे हैं, जो ऊपर का जो वाइट वाला जो सरफेस आपको दिख रहा है, वही हमारा क्या है भाई, तो वही हमारा है इनेमल। जो ऊपर का जो चमकीला वाइट सरफेस दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है हार्ड वाइट आउटर कवरिंग ऑफ टीथ, यानी कि जो बाहरी जो, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो आपको वाइट ये सब दिख रहा है, यही मेरा क्या है, ये जो वाइट वाला सरफेस है, यही जो हमको दिख रहा है वही मेरा क्या है, इनेमल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये एक वीवीआई क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है। ठीक है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन बनता है कि पूछ देता है कि इनेमल किस सेल का बना होता है, या कौन सा सेल इनेमल सिक्रीट करता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे एमिनोब्लास्ट सेल। ठीक है, ये जो एमिनोब्लास्ट सेल है यही हमारा क्या करता है, इनेमल निकालता है, या यूँ कहिए कि एमिनोब्लास्ट सेल का जो है इनेमल बना होता है। यहाँ पे ये एक वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इनेमल के पार्ट से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए ये क्या इनेमल है, क्या हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, मनुष्य के शरीर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, यहाँ तक कि हमारे हड्डियों से भी ये हार्ड है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और देखिए और क्या है, इट कैन नॉट प्रोड्यूस अगेन, यानी कि यदि एक बार आपके दांत से इनेमल का लेयर ख़त्म हो गया किसी वजह से, तो वो वापस से नहीं बन सकता। इनेमल जीवन में, पूरा जीवन में एक ही बार बनता है। ठीक है, और इनेमल क्या करता है, 1-2 पॉइंट इसमें और आप ऐड कर सकते हैं। इनेमल क्या करता है, हमारे दांतों को प्रोटेक्ट,
ठीक है। ये हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करता है किसी भी चीज़ से, जैसे कुछ भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह सबसे भी ये प्रोटेक्ट करता है। या यदि कहीं का पानी ख़राब है तो हमारे दांत को ये पीला जल्दी नहीं पड़ने देता है। इनेमल हमारे दांतों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इनेमल, ये जो सिम्टम ऑफ इनेमल इरोशंस, ये टॉपिक आपको जल्दी कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा, ठीक है। कि इनेमल इरोशंस मतलब कि इनेमल का क्षति हो रहा है, यानी कि हमारे दांत में इनेमल कमज़ोर हो रहा है या हमारे दांतों से इनेमल कम पड़ रहा है, तो इसका क्या क्या सिम्टम्स है, ठीक है। इसका क्या है, टूथ सेंसिटिविटी, ठीक है, डिसकोलरेशन, येलोइंग द टीथ, ठीक है, और क्या है, रफ एज ऑफ टीथ। मतलब क्या है कि दांतों का जो है संवेदनशीलता, यानी कि हम कुछ भी खाते पीते हैं तो सेंसिटिविटी, हल्का झंझनाहट टाइप का फील होता है, वो चीज़ होना। या दांत मलिनकरण, यानी कि गंदा पड़ जाना, या उस जिसको हम लोग बोलते हैं पीला पड़ जाना, ठीक है, दांत पीला पड़ जाना। या दांत का जो ऊपरी हिस्सा है वो थोड़ा आपको रफ, यानी कि खुरदरा टाइप का लगने लगेगा टच करने में। यदि ऐसा आपका सिम्टम हो रहा है दांत का, यानी कि इसका इंडिकेशन है कि आपके दांत का इनेमल ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। और यहाँ भी एक VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक VVI क्वेश्चन है। कभी कभी पूछ लेता है कि इनेमल का ओरिजिन क्या है, तो ये होता है एक्टोडर्मल। ये एक्टोडर्मल इंडोडर्मल सब क्या है, ये सब चीज़ एक सेल का ओरिजिन है। ये सब हम लोग सेल चैप्टर में देखेंगे। एक्टोडर्मल, इंडोडर्मल, ये सब गट होता है, ये सब चीज़ हम लोग सेल में देखेंगे। फिलहाल आप ध्यान में रख लेंगे कि इनेमल का ओरिजिन क्या है, तो एक्टोडर्मल। तो चलिए एक और फिगर में भी देख लीजिएगा। ये देखिए, ये एक हेल्दी इनेमल है, ठीक है, कितना वाइट अच्छा एकदम क्लीन दांत लग रहा है, ठीक। और ये है डैमेज इनेमल, जिसका कि इनेमल कम पड़ जाता है दांत में, नहीं क्योंकि ये इनेमल जिसका कि ख़त्म हो जाता है दांत का, ठीक है। तो ऐसे को हम लोग क्या देखते हैं, देखिए कितना पीला पीला और एकदम अजीब जैसा दांत हो गया है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। इसके बाद एक टर्म आता है डेंटिन, ठीक है। क्या आता है इसके बाद, एक टर्म डेंटिन। डेंटिन इज ए बोन लाइक ए टिश्यू कंसिस्टिंग, क्या कहता है, कोलेजन फाइबर रेन फॉरेस्ट विथ कार्बोनेट, क्या कहता है, हाइड्रोक्साइड पेप्टाइड एंड पार्टिकल्स। अब देखिए, इट कंटीज द कहता है इट कंस्टिट्यूट द बॉडी ऑफ टीथ। यहाँ पे देखिए, डेंटिन एक हड्डी जैसा ऊतक है जिसमें कार्बोनेट, हाइड्रोक्सी पेप्टाइड कणों से प्रबलित कोलेजन फाइब्रिल होता है। यह दांतों की शरीर का निर्माण करता है। अब देखिए इसका क्या मतलब है, यहाँ तो डेफिनेशन लिखा हुआ है। हमारा जो दांत है, दांत के वाइट ऊपर का लेयर क्या है, इनेमल है, ठीक। जैसे यूँ समझिए हमारा स्किन है शरीर का, ठीक है, हमारा जो चमड़ी है वो क्या इनेमल है। लेकिन हमारे शरीर में सिर्फ चमड़ी तो है नहीं, हमारे अंदर क्या है, एक हड्डी है, स्केलेटन है, ठीक है। हमारे बॉडी में क्या है, एक स्केलेटन है। स्केलेटन के ऊपर से जो हमारा मांस और चमड़ी का लेयर लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो स्केलेटन जो है हमारे शरीर को स्ट्रक्चर दे रहा है, उसके ऊपर हम लोग दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक मूर्ति बनाया जाता है, तो मूर्ति बनाने के लिए क्या करता है, पहले उसके अंदर एक बत्ती वगैरह डाला, बत्ती, बाँस, क्या कहता है, फूस वगैरह डाला जाता है, और उसके ऊपर से हम लोग फिर उसको उसकी सुंदरता के लिए उसके ऊपर फिर मिट्टी लगाते हैं, कलर पेंट वगैरह लगाते हैं। आप ही बताइए, यदि सिर्फ मिट्टी और कलर पेंट लगाएंगे तो क्या मूर्ति बनेगा? नहीं बनेगा, वो तो तुरंत से ढह जाएगा। उसको एक स्ट्रक्चर देने के लिए क्या होता है, उसके अंदर एक बत्ती, बाँस वगैरह डाला जाता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर क्या है, बोन्स है। मान लीजिए आपका बोन्स कहीं से क्रैक हो जाए, टूट जाए, तो क्या होगा, फिर वो हाथ पाँव आपका झूलने लगेगा, सिर्फ अकेला चमड़ा कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसी तरह इनेमल क्या है, मान लीजिए हमारे जैसे बॉडी के ऊपर एक स्किन का लेयर लगा हुआ है, उसी तरह इनेमल लगा हुआ है। लेकिन दांत को जो एक स्ट्रक्चर देता है, वो कौन स्ट्रक्चर कौन दे रहा है, आपका डेंटिन। एक तरह समझ क्या लीजिए, क्या दे रहा है, स्ट्रक्चर। ये क्या आपको दे रहा है, दांत को स्ट्रक्चर, ये आपको स्ट्रक्चर दे रहा है, ठीक है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। इसका जो ओरिजिन होता है ये भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ, आप ध्यान में एकदम रखेंगे, एकदम अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। इसका ओरिजिन क्या है, मेसोडर्मल, और ये किस सेल का बना होता है, ओडेंटोब्लास्ट सेल का। ये भी आपका VVI है, ठीक है। लेकिन डेंटिन से ज़्यादा इनेमल पूछता है, ठीक है। डेंटिन भी पूछ सकता है, लेकिन डेंटिन से ज़्यादा किसी भी एग्जाम में इनेमल ज़्यादा पूछता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग पल्प कैविटी देखते हैं, यानी कि जिसको हम लोग दांतों का गूदा बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग दांतों का गूदा बोलते हैं।
नरम आंतरिक ऊतक जिसमें तंत्रिकाएं, रक्तवाहिनियाँ और संयोजी ऊतक होता है। ये क्या है? द सॉफ्ट इनर टिश्यू दैट कंटेन नर्व, ब्लड वेसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। ये अंदर का पार्ट है जिसमें कि दांत में हमारा ब्लड वेसल्स वगैरह रहता है, ठीक है, जिसके थ्रू ये हमारा ब्लड वेसल्स है, इसी सब के थ्रू हमारे दांतों को क्या मिलता है? ब्लड मिलता है, ठीक है, न्यूट्रिशंस मिलता है, ठीक है, कैल्शियम वगैरह सब मिलता है ताकि हमारा दांत मजबूत रहे। इसको हम लोग फिगर से भी देख लेते हैं। अब देखिए पूरा फिगर से हम लोग अच्छे से देखते हैं। ये ऊपर का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये जो आपका सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये क्या हमारा इनेमल है। ऊपर के बाद ये देखिए, ये जो यही स्ट्रक्चर, यही आपको स्ट्रक्चर दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेंटिन बोल रहे हैं। फिर ये साइड से जो चमड़ी, जो कि आपका ये जो मांस वाला एरिया जो कि दांत को इसे पकड़ के रखता है, उसको हम लोग गम बोलते हैं, जिसको हम लोग मसूड़ा बोलते हैं, ठीक है। और यही देखिए, ये जो अंदर का जो है कैविटी, जिसमें आपको ये नर्व वगैरह दिख रहा होगा, यही आपका क्या है? पल्प, ठीक है। अब पल्प में देखते होंगे, सुनते होंगे कि फलाने आदमी का रूट कनाल हुआ है। तो रूट कनाल का क्या मतलब है कि जब किसी वजह से ये पल्प वगैरह, यानी कि जो पल्प वगैरह, जो अंदर का जो नस वगैरह है, किसी वजह से इन्फेक्टेड हो जाता है या डैमेज हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि इस इनेमल के थ्रू छोटा सा छेद करके ये सारा नस वगैरह पहले बाहर निकाल लेते हैं और फिर इसको अच्छे से भर दिया जाता है। इसी चीज़ को हम लोग रूट कनाल फिर बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा नंबर ऑफ रूट्स पे, ठीक है। नंबर ऑफ रूट्स पे देखते हैं। नंबर ऑफ रूट क्या है मेरा? तो देखिए, यानी कि जड़ों की संख्या, कि कौन से जड़ में कितना, कौन से दांत में कितना रूट, कितना जड़ होता है। तो हमारा जो इंसीजर, हमारा जो कौन सा इंसीजर है, ठीक, उस इंसीजर एंड कैनाइन, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रूट होता है, ठीक है। हमारा यहाँ पे लेकिन ट्विस्ट है, हमारा जो प्रीमोलर रहता है उसके नीचे वाले जो नीचा है, नीचे वाला जो जबड़ा है, जो हमारा मूव कर रहा है नीचे ऊपर, तो आप समझ पा रहे होंगे। तो नीचे वाला जो जबड़ा है उसमें सिर्फ एक रूट रहता है, लेकिन ऊपर वाले जबड़े में 2 रूट रहता है। अब यहाँ पे अक्सर लोग को कन्फ्यूजन रहता है कि याद कैसे रखेंगे इसको। सिंपल तरीका याद रखने का, आप सिंपली समझिए, यदि कोई सामान कहीं पर रखा हुआ है नीचे, उसको आपको बांधना हो, आप क्या कीजिएगा? नॉर्मली ऐसे बांध दीजिएगा। लेकिन किसी चीज़ को ऊपर यदि लटका के एकदम लटकाना है तो क्या कीजिएगा? एकदम आप मजबूती से लटकाइएगा ताकि वो गिर ना जाए। तो बस यही ट्रिक आपको फॉलो करना है कि जो दांत नीचे रखा हुआ मतलब कि लोअर जॉ मतलब कि नीचे से रखा हुआ है, तो उसको थोड़ा एक रूट कम रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि उतना मजबूती नहीं चाहिए। लेकिन जो दांत ऊपर के जॉ में, यानी कि जो दांत लटका हुआ है, उसको थोड़ा मजबूती चाहिए, इसलिए उसमें 2 रूट रहता है। सेम चीज़ मोलर के साथ भी है। लोअर जॉ, जो कि दांत नीचे रखा हुआ है, उसमें 2 रूट है, और जो ऊपर लटका हुआ है उसमें 3 रूट है, ठीक है। आई होप आप यहाँ तक पूरा समझ गए होंगे। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हम इसी में ऐड किए थे कि हम लोग टंग के बारे में थोड़ा सीखते, लेकिन PDF तो वैसे हम डाल देंगे पूरा, लेकिन क्या कहता है, टंग के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी नहीं तो अब लंबा हो जाएगा। देखिए टंग के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल आप देख लीजिए, PDF वगैरह ये आपको चाहिए तो PDF के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपके नंबर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। इस नंबर पे PDF, और आपको यदि ग्रुप में ज्वाइन करना हो, ठीक, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, सिर्फ अपना नाम लिख के, ठीक, कि सर अपना नाम लिख दीजिएगा, ग्रुप में ऐड कर दीजिए। ग्रुप में ऐड कर देंगे, आपको डेली PDF की सारे क्लासेस के स्मार्ट लेवल का आप PDF तो देख ही रहेंगे, पूरा लैंग्वेज एकदम हिंदी इंग्लिश सब में है, और इसी तरह आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते रहेगा, ठीक है। सॉरी कि हम टंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वीडियो लंबा हो रहा है, इसीलिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि कहीं पे कोई समझने में कोई डाउट रह गया होगा तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, सर ये इस टॉपिक पे थोड़ा सा इस जगह पे समझने में प्रॉब्लम रहा। नेक्स्ट लेक्चर में हम उस चीज़ को फिर से रिपीट करके अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। और भी बाकी यदि कोई टॉपिक पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो तो आप पर्टिकुलर टॉपिक भी डाल सकते हैं, सर इस टॉपिक पे थोड़ा वीडियो बना दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।